नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी। आप मुझे सुन रहे हैं ग्रेट लेजेंड्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब का एक जो बहुत मशहूर विवाद हुआ, रॉयल्टी विवाद, उसके एक अलग पहलू के बारे में, और वो आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आप सुने इस वीडियो में आगे की कहानी। देखिए, वो विवाद क्या है वो आप सबको पता था कि रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब का ये मानना था कि नहीं, रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए। हमने एक बार जब मुंह मांगी फीस ले ली और गाना गा दिया, तो अब ये गाने का मुकद्दर है, तो हमें रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए। लता मंगेशकर जी का ये कहना था कि नहीं, रॉयल्टी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कल मान लीजिए गायक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तो उसे रॉयल्टी से कुछ सहारा हो जाएगा। अब आप यूं देखें कि दोनों के पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं। इंसानियत के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, शराफत अखलाक के हिसाब से सोचेंगे, तो रफ़ी साहब बहुत बड़े नजर आएंगे कि भाई वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हमें रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लता मंगेशकर जी की भी बात पर थोड़ा तवज्जो देकर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनकी बात में भी एक प्रोफेशनलिज्म था। और लता मंगेशकर ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया इंडस्ट्री में, जिस तरह से संघर्ष करके वो आगे बढ़ी, तो उनका ये कहना भी गलत नहीं था। लेकिन मैं इस विवाद पर नहीं जाऊंगा, मैं एक दूसरी बात बताऊंगा कि रफ़ी साहब कितने बड़े आदमी थे। हरीश भिमानी साहब ने, जो कि मशहूर अनाउंसर हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली लता मंगेशकर जी से इस विवाद पर पूछा, बहुत जुर्रत के साथ। तो लता मंगेशकर जी ने जब इस विवाद पर बात की, रॉयल्टी विवाद पर, तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर दो कैटेगरी थी। एक तो वो कलाकार थे जो कि अपनी या तो हैसियत नहीं जानते थे, या फिर वो प्रोड्यूसर्स से और डायरेक्टर्स से और म्यूजिक डायरेक्टर्स से टकराना नहीं चाहते थे, डरते थे उनसे। तो इन्हीं दो कैटेगरी का मामला था। तो भिमानी साहब ने फिर पूछा, इस पे पॉइंट पर आते हुए, कि रफ़ी साहब के साथ क्या मसला था। तो लता मंगेशकर जी ने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए, क्योंकि आमतौर पर हम ये बातें सुनते हैं कि लता का नाम रफ़ी बहुत होता है और बड़ा उनमें आपस में कुछ चलता भी होगा, लेकिन अभी हम दूसरे पहलू पर गौर करना चाहते हैं। हरीश भिमानी साहब को लता जी ने यह कहा कि रफ़ी साहब के साथ ये दोनों मसले नहीं थे, यानी रफ़ी साहब इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते थे। रफ़ी साहब ना तो ऐसे थे कि उन्हें ये ना पता हो कि वो कितने, उनकी हैसियत क्या है, या वो किस मर्तबे के, किस पाए के कलाकार हैं। ना ऐसा था कि रफ़ी साहब किसी से डरते थे, रफ़ी साहब किसी से नहीं डरते थे। रफ़ी साहब ये जानते थे कि उनके बिना प्रोड्यूसर्स का या म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि जिसको रफ़ी चाहिए उसको रफ़ी ही चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि नीचे कि आप रफ़ी बोल रहे हैं, आप रफ़ी साहब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसको आप यूं समझिएगा कि जब आप हिस्टोरियोग्राफी में जाते हैं, जब आप इतिहास लिखते हैं, तो कई बार हम गांधी को भी गांधी गांधी ही लिखते हैं। गांधी जी हमारे बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, उस भावना में इसको समझिएगा। तो लता मंगेशकर जी ने ये बोला कि रफ़ी साहब इन दोनों कैटेगरी में नहीं थे। तो हरीश भिमानी ने फिर उनसे पूछा कि फिर रफ़ी साहब के साथ मसला क्या था, वो किस कैटेगरी में थे। अब देखिए, लता मंगेशकर जी को यहां कहना पड़ा, जो उनकी किताब से मैं कोट कर रहा हूं, आप किताब देख सकते हैं, कि रफ़ी साहब एक तीसरी कैटेगरी में थे। उनके साथ मसला ये था कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, वो बहुत भले थे। तो रफ़ी साहब का ये मानना था कि भाई हमने गाना गा दिया तो हमारा काम खत्म। और अगर जहां तक ये बात है, चूंकि ये बात आई थी कि भाई जिन गायकों की स्थिति खराब हो जाती है उनको क्या सिला मिलना चाहिए, तो रफ़ी साहब ने इस पे खान मस्ताना का उदाहरण देकर ये कहा कि भाई हम जाती तौर पर तो मदद कर ही सकते हैं। तो लता मंगेशकर जी भी जब अपने सबसे बड़े विवाद पर बात कर रही हैं रफ़ी साहब के साथ, तो वो ये मान रही हैं कि भाई वो, उनका जो नजरिया था वो इंसानी एतबार से बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही एक दूसरी बात है, देखिए रफ़ी साहब, जैसा कि मैं कहता हूं कि सचिन से पूछा किसी ने, सचिन पिलगांवकर से, कि ये जो मिलता है इंडस्ट्री में वो रफ़ी साहब की तारीफ ही करता है, और हर इंसान ये कहता है कि रफ़ी साहब बहुत बड़े आदमी थे। तो क्या कोई खराबी, इंटरव्यूअर ने पूछा सचिन पिलगांवकर से कि क्या कोई खराबी आपने नहीं देखी रफ़ी साहब में, कोई तो कमी होगी, कोई ऐसी उनकी शख्सियत में कोई कमी, कोई एक ऐसा कमजोर पहलू। सचिन ने ये कहा कि हाँ, मुझे एक कमी उनकी पता है।
अब इंटरव्यूअर जो है वो बिल्कुल खुश हो गया कि भाई कोई पॉइंट पता चला। सचिन ने ये कहा कि मैं रफी साहब से जितनी बार भी मिला हूं, उन्होंने कभी ये मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें अपनी तरफ से पहले सलाम पेश कर सकूं। रफी साहब बहुत बड़े थे सचिन से, सचिन की ये ख्वाहिश थी कि भाई रफी साहब बड़े हैं तो मैं सलाम कर लूं, लेकिन रफी साहब इतने बड़े होने के बावजूद जब भी मुलाकात होती थी तो सबसे पहले सलाम करते थे। तो इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। तो एक तो ये जो रफी साहब की बात है, लोग बराबर इस पर आमादा रहते हैं कि रफी साहब बेस्ट या किशोर कुमार बेस्ट, जबकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप रफी साहब के मद्दाह हैं, अगर आप उनको प्यार करते हैं, अगर आप उनकी अजमत समझते हैं, उनका मर्तबा समझते हैं, अगर आपने उनको डूब कर सुना है, अगर आप ये जानते हैं कि बहैसियत गायक वो कितने बड़े कलाकार हैं, तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इस बहस में जाएं कि नहीं किशोर कुमार साहब छोटे हैं और रफी साहब से अच्छे नहीं हैं, या रफी साहब इतने अच्छे हैं। आपके लिए रफी साहब अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक आजाद दुनिया जो किसी पर मुनहसिर नहीं है, यानी किसी के सापेक्ष नहीं है। तो जब आप उस तरह से रफी साहब का लुत्फ लेना शुरू कर देते हैं, तब आपको ये लगता है कि ये बहसें बहुत छोटी बहसें हैं और रफी साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, वो अपने आप में इतने बड़े कलाकार हैं कि उनके बड़प्पन को साबित करने के लिए हमें किसी को छोटा बनाने की जरूरत ही नहीं है। रफी साहब इतने छोटे नहीं है कि हम किसी को छोटा साबित करें तो रफी साहब का कद बड़ा हो जाएगा। रफी साहब जो हैं वो अपने आप में, रफी साहब का बड़प्पन यूनिवर्सल चीज है। तो ये फिल्मों में होता है कि चूंकि जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है उसे हम बिल्कुल फोकस में रखना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं उन्हें हम थोड़े खराब कपड़े पहनाते हैं, थोड़ा कम अच्छा दिखाते हैं ताकि पूरा फोकस हीरोइन पर जाए। उस तरह की कोशिशें करने की हमें रफी साहब के साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि रफी साहब बहुत बड़े आदमी हैं और जितने बड़े बड़े म्यूजिक के जानकार हैं सब ये बात कहते हैं। मेरी तो क्या हैसियत है, मैं क्या हूं जो रफी साहब का मूल्यांकन मैं करूं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की बहसें जो हैं ये जब आप करते हैं तो ये रफी साहब के मेयार की, रफी साहब की जिंदगी आप देखिए कि उन्होंने कैसी फकीराना शान से, कलंदराना चमक के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। तो उस इंसान के सिलसिले में जब इस तरह की बातें हों तो वो जरा छोटी बातें लगती हैं। तो एक तो बात ये है। एक यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा जिस पर बात नहीं होती आमतौर पर। आमतौर पे क्या होता है कि हम जब रफी साहब की शख्सियत के बारे में बहुत बात करते हैं, उनकी अच्छाई के बारे में, उनकी फरिश्ता सिफत क्वालिटीज के बारे में, उनकी दरिया दिली के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में, तो हम असल में ये जब कहानियां इतनी सुना देते हैं तो ये बात इस पर तवज्जो नहीं हो पाती कि वो ये सब कहानियां अगर ना भी होती तब भी रफी साहब एक गायक के बतौर बहुत बड़े गायक है। तो मैं इससे कहना ये चाहता हूं कि कई बार जैसे मजाज के लतीफे उर्दू में बड़े मशहूर हुए, मजाज बहुत हाजिर जवाब शायर थे, उर्दू के कीट्स कहे गए, लेकिन वो लतीफे इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि कई बार लोग उन लतीफों को हटाकर मजाज की शायरी में कितनी पते की बात है, मजाज की शायरी की क्या अहमियत है, उसका क्या मर्तबा है, उस तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि ऊपर ऊपर रह गए, वो लतीफों तक रह गए। तो मेरा ये कहना है कि शख्सियत तो रफी साहब की बहुत बड़ी थी, उसमें कोई शक ही नहीं। जैसा कि कहा भी गया कि कोई एक इंसान ही नहीं है जो उन्हें जानता हो या फॉलो करता हो या पढ़ता हो और वो ये कह पाए कि उनमें कोई कमी कभी पाई गई। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रफी साहब एक गायक के बतौर सबसे बड़े गायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के। और जब मैं सबसे बड़े कह रहा हूं तो मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इसकी अपनी दलीलें हैं और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो शख्सियत की या फकीराना उनकी रविश की कहानियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रफी साहब अगर ये सब ना भी हो तब भी वो एक गायक के बतौर उनका जो मूल्यांकन है जब आप वो करेंगे तो बहुत बड़े आदमी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है। और ना वैसी आवाज आई ना मुझे लगता और 100 साल में आएगी।
आज हम इस वीडियो में बात जो हमने की वो लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब का जो विवाद हुआ रॉयल्टी का, उसके एक अलग पहलू पर की कि किस तरह मतभेद के बावजूद जो लता मंगेशकर जी हैं वो भी ये मानती रही हैं कि रफ़ी साहब इंसान के बतौर बेमिसाल थे। शुक्रिया।